बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। चिरागे हुजराए दरवेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं। नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा ख़त्म होगा। यही मेरा मुद्दा है जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के इस शेर की सूरत में। क्या हम इस वक्त जो सियासी और समाजी और सहाफ़ती मंजरनामा देख रहे हैं उसको लेकर के क्या हम कोर्स करेक्शन की राह पर हैं या हम दायरों के सफ़र में हैं? ये सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं जनाब यासिर पीरज़ादा साहब से। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। मुझे पहले ही शक था कि आप मुझसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और हालांकि आपने मुझे रिश्वत के ज़रिए बहकाने की भरपूर कोशिश की इस मुज़ाकरे से पहले। नहीं, वो तलब तो आपने की थी, खैर आदत से मजबूर जो हुए सहाफ़ी। तो वो जिस तरह एक ज़माने में ना वेस्ट इंडीज़ की टीम थी ना जिसमें बड़े फास्ट बॉलर होते थे, मैल्कम मार्शल, जूल गार्नर वगैरह वगैरह, तो जिस पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन का कैरियर तबाह करना होता था ना तो उससे ओपन करवा देते थे उनके ऐसे। तो आपने भी यही हरकत की है। आपने जो सवाल किया है मुझे तो वैसे ये लगता है कि इस मुज़ाकरे का ये जो मौजू है ना ये भी कोई इतना मौजू नहीं है। उसकी वजह ये है कि ऐसा कोई तमाशा ही नहीं लगा हुआ जो कि ख़त्म हो। मुल्क में माशाल्लाह कानून की हुक्मरानी है, आइन की बालादस्ती है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अभी आते आते मैंने कोई एक पाव शहद ख़रीदा बाइस से और ना किसी को उठाया जाता है, हर कोई अपने घरों में अमन व अमान से सो रहा है और ना कोई किसी पे गलत मुकदमे हैं, ना किसी को कोई गलत सज़ा दी जा रही है। तो इस सारे सूरत हाल में मुझे तो समझ नहीं आती कि आप सहाफ़ियों को प्रॉब्लम क्या है। आपने हर बात में से कोई ना कोई ऐसी बात निकाल के एक खाम खा की एक क्या कहना चाहिए वो रेटिंग लेने के लिए कुछ ना कुछ आपने वो बात करनी होती है। मुझे तो ऐसा कोई तमाशा इस मुल्क में नज़र नहीं आ रहा। रावी ने जिस कदर अपने जवाब में चैन लिखा है उस पर तालियां प्लीज़। और ना मेरी आंखों में कोई ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि मुझे वो बातें नज़र नहीं आती जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई नया तमाशा इस मुल्क में हो रहा है जो पिछले 75 साल से हमने नहीं देखा। अगर कोई नई बात हो रही है तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये नई बात इस दफ़ा हो रही है, और अगर वो पुरानी बातें ही हो रही हैं तो फिर कौन सा नया तमाशा इस मुल्क में जो लगा है? क्यों जी हबीब अकरम साहब, अगर तो ये दायरों का सफ़र है तो फिर नया तमाशा कहाँ से और कैसे? क्योंकि यासिर पीरज़ादा साहब के हाँ जो रावी है वो तो मुसलसल चैन लिख रहा है। हाँ, ये आप बता दें क्योंकि 75 साल से तो एक ही बात हो रही है। कोई नई बात अगर हुई है तो बताएं। जिस अंदाज में अभी चैन का जिक्र यासिर पीरज़ादा साहब ने किया है, मेरा ख्याल है कि वो सबको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में कितना चैन, अमन और सुकून है। मसला ये है कि तमाशा चाहे दायरों में रहे, चाहे किसी सीधी लकीर पर सफ़र करता रहे, अहम बात यह है कि इसके किरदार इंसानी ज़िंदगियों को मुतासिर करते हैं। कुछ किरदारों ने, कुछ तमाशों ने हमसे ऊपर वाली नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया और कुछ तमाशे ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारी नस्ल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कुछ तमाशा ऐसा है जो जारी तमाशा है। ये आपके और मेरे लिए नया ना हो, लेकिन दरअसल इसका इख्तिताम हमारी आइंदा नस्ल की बर्बादी पर मुंतज होगा। तो इस वजह से इस तमाशे के ख़ात्मे के लिए हम सभी किसी न किसी दर्जे में परेशान हैं, और परेशानी का सबूत ये है कि वरना अदब की इस मजलिस में हम सारे सहाफ़ी ना बैठे होते, हम ये ना सोच रहे होते कि हम आज बात करना इतना मुश्किल हो गया है कि शायद बात करने के लिए इफ्तिखार आरिफ, असगर नदीम सैयद और मुजीबुर रहमान शामी होना ज़रूरी है, क्योंकि बात कहना मुश्किल है। जितनी सादा बात है, जितनी सीधी बात है, वो कही जानी उतनी ही मुश्किल है। इसलिए मैंने इन तीन ज़ोमा के नाम लिए हैं कि इन तीनों को अपने इजहार पर और अपने फ़िक्र के अबलाग पर जो इन्हें कुदरत हासिल है वो हम में से तो किसी को नहीं है। दूसरी, या कम अज़ कम मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हमारा जो मौजूदा तमाशा है, मुसीबत यह है कि इस तमाशे का हीरो तमाशे के आगाज़ में ही कैद है। तमाशा अभी शुरू नहीं हुआ और
हीरो को कैद कर दिया गया है, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। और उस क्या हीरो पहली बार कैद हुआ? नहीं, क्या जब भी ये तमाशा खेला गया हीरो कैद नहीं हुआ? देखिए, अगर बात इतनी तलमीहात में करनी है तो फिर तो यहाँ पे किसी अदीब को बैठा होना चाहिए। मैं तो एक सीधा सादा सा सहाफ़ी हूँ, और वो भी कूचा गर्द किस्म का। बात यह है कि यहाँ पर जितने भी जो इससे पहले होता रहा, इससे पहले ये हुआ कि जब भी हुकूमतें ख़त्म हुई, जिनको आपने गालिबन तमाशे का उन्वान दिया है इफ्तिखार साहब की ज़ुबान में, यूँ कह लीजिए, जब भी हुकूमतें ख़त्म हुई, जब भी अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करने वालों को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया, तो सब ने वो महसूस, सब ने सोचा कि शायद ये तारीख़ की ज़रूरत थी, शायद ये वक्त की ज़रूरत थी, तो इसको कबूल कर लिया। ये जो नया तमाशा है, ये जो नया मामला इस वक्त हम अपने सामने देख रहे हैं, इसमें और माजी में फ़र्क ही बुनियादी तौर पे ये है कि इस हुकूमत का निकाला जाना कोई कबूल नहीं कर रहा। जिस शख्स को आपने निकाला है, उसका नाम लेना अगरचे मीडिया पर मना है, उसका नाम लेने से मुसीबत आ जाती है, उसके साथ खड़ा होना बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक जुर्म बन चुका है। लेकिन उसी शख्स की वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कितने इश्तिहारे बन गए हैं। कोई कहता है, आज अगर मैं बाहर जब लोगों से पूछता हूं कि लोगों तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या सोच रहे हो आइंदा मुस्तकबिल के बारे में, या किसको तुम वोट दोगे, तो आगे से मुझे 3 किस्म के जवाब मिलते हैं। जो असल नाम है वो कोई नहीं लेता। कोई कहता है मैं कैदी नंबर 804 को वोट दूंगा, कोई आगे से जवाब में ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन कह देता है, और किसी का ख्याल है कि मैं कासिम के अब्बा या सलमान के अब्बा को वोट दूंगा। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं शौकत खानम के बेटे को वोट दूंगा। तो बात यह है कि आपने इतने क्या सियासत, इतने इश्तिहारों का नाम है। हमने जो सादा सा सच है कि एक शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम की आज तक हमें समझ नहीं आ रही, गलत या दुरुस्त तौर पे लोगों की उमंगें उससे जुड़ गई हैं, लोगों के ख्यालात उससे जुड़ गए हैं, तो क्या उसको जेल में डालना ज़रूरी था? क्या हमने यहाँ पे हमेशा पाकिस्तान में हमने सिर्फ मंसूर ही पैदा करने हैं जो अनल हक कहें और सीधा दार पे लटक जाए? मेरा ख्याल है कि इस तमाशे को यहाँ पे अब ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हबीब साहब की राय जिससे आप सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस राय में भी अनगिनत सवालात हैं, इस राय के ऊपर भी अनगिनत एतराज़ात हैं, क्योंकि अगर यही पैमाने हमने इस दौर पर सादर रखने हैं तो उससे पहले के जो अदवार थे वहाँ ये पैमाने गायब क्यों थे? तो ये जो सिलेक्टिव जस्टिस या सिलेक्टिव लाइक और डिसलाइक का मामला है, यहाँ पर आके गैर जानिबदार सहाफ़ी या अदीब सवाल उठाता है, बहैसियत मजमूई उनकी राय में वज़न है और वो राय साहिब है और मौजूदा हालात की अक्कासी करती है। लेकिन सहाफ़ी तो ख़ुद को चलो गैर जानिबदार कह ही लेते हैं, अदीबों से पूछ लें, वो कहीं ये कहने पे बुरा ना मान लें। शुक्र है, इसीलिए मुझे किसी अदीब को होस्ट नहीं करना पड़ा, वो सामीन में। शामी साहब, ये जहाँ हबीब साहब ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया, जिस सूरत हाल का अहाता उन्होंने किया, उसके साथ इफ्तिखार साहब की ज़ुबानी के ये सब कठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा, क्या ये सूरत हाल दरपेश होगी या जहाँ हबीब साहब ने गुफ्तगू का ख़ात्मा किया वहीं कोई नया तमाशा जन्म लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जामी साहब, बात कोई बहुत संजीदा हो गई है और हबीब अकरम साहब ने तो वहाँ पहुँचा दिया है हमें जहाँ हम पहुँचना नहीं चाहते थे। तो इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं, उन्होंने जब ये सवाल उठाया तो मेरा ख्याल उसका जवाब भी दिया है, दिले ना मुतमईन ऐसा भी क्या मायूस रहना, जो खलक उठी तो सब करतब तमाशा ख़त्म होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए तमाशा जो होता है, हर तमाशा ख़त्म होने के लिए होता है। कोई तमाशा ऐसा नहीं होता, हाँ उसका दौरानिया जो है वो लंबा हो सकता है, लेकिन उससे बहरहाल ख़त्म होना होता है। और जो तमाशा पाकिस्तान में हो रहा है
उसमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसका विलन कौन है, उसका हीरो कौन है। जो आज के विलन हैं वो कल के हीरो हैं, जो कल के हीरो हैं वो आज के विलन हैं। और ये भी मालूम नहीं हो रहा कि इसमें हम तमाशा बन रहे हैं या तमाशा देख रहे हैं। ये लतीफ़ नुक्ता है जी, इस पे तालियां। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक इस तमाशे के किरदार जो हैं वो सिर्फ कठपुतलियों का किरदार अदा करते रहेंगे, उस वक्त तक मुश्किल रहेगी। और जब उनमें सोचने समझने की सलाहियत पैदा होगी, उसके बाद मंजर तब्दील होगा। हम किसी एक शख्स की तारीफ करें और किसी एक शख्स पर तनकीद करें, हमारे सामने जिसको मौका मिला है और जब भी मिला है उसने वही कुछ किया है जिसके खिलाफ जद्दोजहद का वह ऐलान करता रहा था। तो पाकिस्तान के वो लोग जिन्हें इसकी क़यादत का दावा है, जब तक वो मिलके नहीं बैठेंगे और एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे और एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, किरदार बदलते रहेंगे, तमाशा जारी रहेगा। हबीब साहब, ये जहाँ शामी साहब ने बात ख़त्म की, ये असल में हल है। ये उस तमाम सूरत हाल का या उस तमाम पेचीदगियों का हाल है जिसका अहाता आपने किया अपनी राय में। एक मसला ये भी है जिसको मैं और मज़ीद बयान करने की गुस्ताखी चाहूँगा कि ये काम तो सियासतदानों का आपसी था कि वो मिल बैठते ताकि कहीं और जो बार बार रुजू किया जाता है और रुजू करने के एवज़ जो एक नई कठपुतली वजूद में आती है वो सिलसिला बंद हो जाता। लेकिन क्या कीजिए कि यहाँ अलमिया ये रहा कि जिस हीरो का आप जिक्र कर रहे हैं उन मौसूफ ने तो किसी और सियासी किरदार या सियासी जमात की हैसियत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो तो मुसलसल कहीं और देखते रहे कि अगर बात करूँगा तो फ़लाँ शहरों में करूँगा, इनसे तो मैंने करनी नहीं। तो जब आप मकबूल हूँ, हीरो भी हूँ, लेकिन आप किसी और के सियासी किरदार को तस्लीम ना करें तो क्या ये सियासी रवैये हैं? जामी साहब, पाकिस्तान में अभी हाल ही में कुछ अरसे में बड़ा एक मिथ बना है, वो ये है कि सब बैठ जाएं और सब सुलह कर लें और सुलह करने के बाद आगे बढ़ जाएं। जबकि डेमोक्रेसी, जमहूरियत इस तरह काम नहीं करती कि सारे लोग बैठ जाएं, इकट्ठे हो जाओ तो फिर आप इलेक्शन को ख़त्म कर दें। अरबी का एक मुहावरा इज़ा ख़ासम लसूस ज़हर अल मसरूक, कि जब चोर आपस में लड़ पड़े तो चोरी का माल ज़ाहिर हो जाता है। डेमोक्रेसी इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है कि जितने सियासतदान हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं, कभी इल्ज़ाम भी लगाते हैं, कभी उसमें सख्ती, नरमी, गर्मी भी आती रहती है और फिर वो आखिरकार हतमी फ़ैसला उनके गलत या दुरुस्त होने का वो यहाँ पर लोग अपने वोट के ज़रिए कर लेते हैं। मसला ये है कि बैठना और बिठाना जो है, यानी अगर हम इन सारे आज के सारे लोगों को बिठा दें, यानी मिसाल के तौर पे हम नवाज शरीफ साहब को बिठा दें, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ रखें, इमरान खान साहब तशरीफ़ रखें, सिराजुल हक साहब, मौलाना फजल रहमान मद्दसल्लहु अलैहि व दामत बरकातहू, ये सब लोग इकट्ठे बैठे, उसके बाद ये सब लोग इकट्ठे बैठे। नारा लगाने वाले किस कदर अदबी तबीयत रखते हैं, मुझे खुशी हुई। तो आपके अदब को सलाम और आपके ज़ौक़ को सलाम। देखें इसको और आपकी सियासी तरबियत को सलाम। देखें इसको इस्तिआरा कह लें, अदीबों की मजलिस है। खैर, तो इन सब को इकट्ठा बिठा के तो हम किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह इनको इकट्ठा बिठाना है, मसले का हल दरियाफ्त करना है, तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में हम समझे कि सारे यही फरीक हैं, तो बाकी हम जो 25 करोड़ हैं ये हम क्या हैं? हम भेड़ें बकरियां हैं। इसके बरक्स वो जो हीरो हैं वो ये हाल देते हैं कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं। मैं टीटीपी के साथ बात तो कर सकता हूँ,
तालिबान के साथ बात तो कर सकता हूं, लेकिन इनके साथ नहीं कर सकता क्योंकि ये करप्ट हैं, ये तो चोर हैं। और अगर मैं बात करूंगा तो मैं इस्लामाबाद पिंडी करूंगा, उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए, इनसे बात नहीं करूंगा। ये है वो बुनियादी एतराज़ उनकी सियासी बसीरत पर जिसने शायद उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। सियासी वजूद को तस्लीम करने की एक राय ये थी कि जैसे मुल्क की सियासी जमातों ने किसी हद तक एक मिसाके जमहूरियत नामी एक शैक खोजी या उस तक पहुँचे कि एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करके जमहूरी तसलसल को कायम रखने का अहद करें या मिसाके मईशत की बात करें, क्योंकि मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है उसमें ऑब्वियसली आपको एक दूसरे के वजूद तस्लीम करते हुए आगे बढ़ने की, सही करने की कोशिश में किसी हद तक तो एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। मुझे अगर पता होता कि मैंने किसी सियासतदान की सियासी बसीरत पर हुक्म जारी करना है या फतवा लगाना है तो इसके लिए मैं कुछ मजीद दलाइल भी आपकी खिदमत में पेश करता। बस अरबी में ना दीजिएगा क्योंकि उससे एहसास कमतरी होता है। गालिबन यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि हम किसी की सियासी बसीरत पर फैसला कर रहे हैं। अहम बात यह है कि एक सियासी मौक़िफ़ है, आप इसको सियासी मौक़िफ़ क्यों नहीं समझते कि एक शख्स कहता है कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैं अवाम के तरफ बात करूंगा या पाकिस्तान के किसी ताकतवर से बात करूंगा, और अगर दूसरे भी यही कहते हैं तो इसका फ़ैसला अवाम को करने देना। 25 करोड़ लोगों को हमने क्या समझ रखा है? क्या हम कोई दूसरे दर्जे के शहरी हैं? क्या हम किसी कमतर देवता की तख्लीक हैं कि हम अपने पाकिस्तान के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकते? आपके मेरे दस्तूर ने मेरे साथ ये वादा किया था कि इस दस्तूर ने कहा था कि अगर तुम किसी भी सूबे में रहते हो तुम्हारी असम्बलियाँ टूट जाएंगी, तुम्हारी असम्बली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर अंदर तुम्हें तुम्हारी असम्बली मिल जाएगी। बात यह है कि आपने मेरी जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अगरचे एक शहरियत है लेकिन बुनियादी तौर पे मेरी 2 जगह हुकूक तस्लीम किए जाते हैं, एक मेरे सूबे में और एक मेरे वफाक में। और वन फाइन मॉर्निंग मुझे पता चलता है कि मैं पाकिस्तान का पंजाबी होने के नाते मैं एक कमतर शख्स हूँ, क्योंकि कमतर मुझे मेरे दस्तूर ने तो करार नहीं दिया था लेकिन मेरे दस्तूर ने मेरा हक़ मुझे नहीं दिया। मेरी अदालत ने एक फ़ैसला किया और उस अदालत को रौंद दिया गया चाराए दस्तूर के ऊपर। बात यह है कि जब मेरे हुकूक की बात आती है तो आपको सियासी बसीरतें सूझती हैं। वो क्या कहा था कि हमारे हिस्से में उज़्र आए, जवाज़ आए, उसूल आए। मुझे यासिर पीरज़ा साहब क्या एतराज़ है आपको? क्यों आप 25 करोड़ आवाम की बात नहीं मानते या किसी ताकतवर से रुजू करने की दलील को नहीं मानते? क्यों आप इसरार करते हैं कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठें और जमहूरियत के तसलसल के लिए कोई मुआहदा करें? क्या है ये बात सर? मेरा ख्याल है बात अगर मेरे पे आ गई है तो आप सुलह कर लें। कुछ ना बातें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी हैं यहाँ पे। जिस तरह कोई बंदा नया जब इस्लाम कबूल करता है ना तो वो लोगों को बताता है कि मैं 5 वक्त का नमाजी हो गया हूँ, नमाज़ पढ़ने से बड़ा सुकून मिलता है, मैं 30 रोज़े भी रखता हूँ और मुझे ये भी पता लग गया कि इस कायनात का एक खालिक है, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी थोड़ी सी कदा कलामी और साथ जनाब सुहेल बड़ाई साहब को दावत दे दूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब सुहेल बड़ाई साहब, जिनका मैंने जिक्र किया था कि सफ़र में थे, अब उनका उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों सफ़र ख़त्म हो गए और नया सफ़र शुरू होगा उनका स्टेज पे। तो मैं यार ट्रैफिक ने जिस हद तक आप सफ़र हुए, मज़ीद आपका जो सफ़र है वो मैं उसका बायस बनूंगा। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। ये जनाब हबीब अकरम साहब मौजूदा सियासी और जो सूरत हाल है उस पर उन्होंने कुछ दलाइल दिए और उसका जवाब जनाब यासिर पीरज़ा साहब पेश कर रहे थे। मैं ज़रा यासिर पीरज़ा साहब की गुफ्तगू पूरी होने दूँ उससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ। यासिर साहब, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नौ मुस्लिमों के जज्बे से हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा हमें अपनी याददाश्त को ना दुरुस्त करना पड़ेगा कि इस मुल्क में आइन और कानून जो है वो पिछले 1 साल से कोई हमने आइन नहीं नया पास किया, ये कोई पिछले 1 साल में कानून नहीं बना इस मुल्क में। ये सारी अदालतें, सारे कानून और सारे आइन ये पहले भी मौजूद था, इसी मुल्क में मौजूद था। जब कोई शख्स ये हाथ उठाकर कहता था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि उसकी गाड़ी में से हेरोइन निकली और वो जाके अदालतों में साबित करे, ये कहते थे ना, तो उस वक्त तो किसी को आइन कानून नहीं याद आया। तो क्या अब हम भी ये कह दें कि वो अगर कोई मासूम बैठा हुआ है तो जाके अदालतों में साबित कर दे? ये आइन कानून की बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये हर वक्त करनी चाहिए, अपनी मर्जी के मुताबिक लाइन ड्रॉ करके वहाँ से आगे नहीं चलना चाहिए कि आज चूंकि मुझ पर ये बुरा वक्त आ गया लिहाजा आज आइन सारा नाफिज कर दो। यहाँ पर आइन हर वक्त, हर जगह, हर शख्स के लिए बराबर होना चाहिए। मेरी कन्वीनियंस के मुताबिक आपने आइन नाफिज करना है और उसकी कन्वीनियंस के मुताबिक नहीं करना।
ये है वो तमाशा जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये पिछले कोई 2 साल में नहीं शुरू हुआ, ये 75 साल से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अगर रिकॉर्ड, हाँ ये मैं बात हबीब अकरम साहब की बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो एक बात बनी हुई सब मिलकर बैठ जाएं, नहीं, ये कोई बात नहीं होती और ना ही ऐसा कोई किसी जगह हमें कोई प्रेसिडेंट मिलता है। ये जो एक बात है, अभी सोहेल राइस साहब इस पर रोशनी डालेंगे, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की, ये भी एक गलत फहमी है। सवाए साउथ अफ्रीका के कहीं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन नहीं बना, और वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस थे जहाँ वो बना। पाकिस्तान में ऐसा ना हो सकता है और ना ही वो बनेगा। वो नेल्सन मंडेला बहुत बड़ा आदमी था जिसने के पहले जो वो डी क्लार्क ने पहले ही माना कि उन्होंने सारी नस्ल परस्ती की जो इक़दामात थे वो वापस लिए। उसने माना कि मैंने गलती की। अगर नेल्सन मंडेला वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ना बनाता तो कालों ने गोरों को वहाँ पर जिंदा नहीं रहने देना था। लिहाजा वो एक बड़े गैर मामूली हालात थे। लिहाजा ये जो लोग कहते हैं ना जी इस मुल्क में रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ठीक होगा, ना ही ये डेमोक्रेसी इस तरह काम करती है। अब थोड़ी सी, चूँकि हम दिसंबर के महीने में बैठे हुए हैं, 16 दिसंबर भी आने वाली 6 दिन बाद, इस लाहौर शहर में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 निकात पेश किए थे। ये आइन कानून की बातें हैं ना सारी, ये मैं ज़रा थोड़ा सा दोहरा दूँ। उन 6 निकात को किसी ने तस्लीम नहीं किया, हालांकि उन 6 निकात में कोई ऐसी बात नहीं थी। शेख मुजीब कहता रहा कि असम्बली का इजलास बुलाओ, जनरल जाइया ने असम्बली का इजलास बुलाया, उसके बाद मनसूख कर दिया। और मार्च में जब वो इजलास मनसूख हुआ और अगले दिन शेख मुजीब ने जो कॉल दी, वो प्रैक्टिकली उस दिन बांग्लादेश बन चुका था मार्च 1971 में। क्यों नहीं आपने ये किया उस वक्त? आइन और कानून नाफिज, मुल्क तुड़वा लिया आपने और तमाशा लगाया हुआ है। तो लिहाजा ये जो बातें हैं ना सारी, ये हर वक्त हर मौके पर और दुरुस्त वक्त पर करनी भी बड़ी ज़रूरी है। अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक सच नहीं बोलना चाहिए, अपनी सहूलत के मुताबिक आइन का टुकड़ा पकड़ के अपनी मतलब अखज़ नहीं करना चाहिए। जब तक हम ये सिलेक्टिव किस्म की इंटरप्रिटेशन से जान नहीं छुड़ाएंगे, ये तमाशा ख़त्म नहीं होगा। सोहेल साहब, क्या ये तमाशा वाकई ख़त्म नहीं होगा? क्योंकि हम मुसलसल दायरों के सफ़र में, जो बुनियादी सवाल था जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और साथ जो बहस जो आपने सुनी, उससे आपको तासुर तो मिल गया होगा कि इससे आपके आने से पहले हम कहाँ पहुँचे थे। क्या वाकई ये मामला एक सिलेक्टिव जस्टिस और इनजस्टिस का है, सिलेक्टिव लाइकनेस और डिसलाइकनेस का है, या वाकई हम कोर्स करेक्शन की राह पर गामजन हैं? मेरी राय में तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पाकिस्तान के जो बचा खुचा पाकिस्तान था, अगर तारीख़ वहाँ से शुरू कर लें तो पाकिस्तान के तमाम सियासी व मजहबी अनासर ने इकट्ठे बैठकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसका नाम 1973 का आइन है। उसमें उस पर सब ने इत्तफाक किया। इवन जो मजहबी जमातें थीं जो इससे पहले किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव नहीं करती थीं, उन्होंने भी इसको माना। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी इसको माना और जो नेशनल पार्टी थी उन्होंने भी इसको माना। तो मेरा तो ख्याल बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को अगर चलना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की हर शिक पर अमल अगर किया जाए और उसके तहत तमाम अदारे चलें और कोई भी ना उस कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के मार्शल लॉ लगाए और ना ही कोई सिविलियन जो है वो आइन को रौंद का डिक्टेटर बने, तो यही पाकिस्तान का वाहिद रास्ता है। और इसी रास्ते पे चल के ये बड़े हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास जनाब साहब के अलावा एक ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जिस पर सबका अभी तक इत्तफाक है। और पाकिस्तान जो है मुस्लिम दुनिया में वो पहला मुल्क था जिसने डेमोक्रेटिक एंड इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब हम उसको अगर फॉलो ना कर सकें तो इसमें कोताही है। लेकिन मैंने देखा है कि तारीख़ में हम बार बार आइन से रूगर्दानी के मुर्तकब होते हैं लेकिन फिर वापस आते हैं, कोर्स की करेक्शन करते हैं और कोर्स करेक्शन करके पाकिस्तान में आप देखें मार्शल लॉ लगते हैं लेकिन फिर ख़त्म होते हैं और डेमोक्रेटिक दोबारा से सिस्टम शुरू होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो 1973 में आइन, जमहूरियत, पार्लिमान की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करना, माइनॉरिटीज़ के राइट्स, ये जो सारा कुछ इंश्योर किया गया है इसको फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक ताज़ा कंट्रोवर्सी की बात है, देखें ये जो कौम में है इसमें कन्फ्रंटेशन हो जाती है, सियासी कन्फ्रंटेशन,
माजी में भी होती रही। 1977 में आपने देखा इसी तरह की कन्फ्रंटेशन थी बहुत, बल्कि वो तो खूनी कन्फ्रंटेशन हो गई थी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका हल ना निकाला तो क्या नतीजा निकला। तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये फ़र्ज़ है। आप 1973 के आइन की मैंने मिसाल दी, उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि हम पाकिस्तान में लोग बट गए थे कि तालिबान का क्या करना है। आप याद है, मुझे याद है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं जंग का एडिटर था उस ज़माने में भी। तो आधे कालम जो होते थे वो प्रो तालिबान होते थे, आधे कालम जो थे वो एंटी तालिबान होते थे। और पाकिस्तानी कौम भी इसी तरह तालिबान के हक़ में और ख़िलाफ़ बटी हुई थी। लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक मीटिंग की, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठी, और फिर आपने देखा कि पार्लियामेंट ने एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की और उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म हुआ और तालिबान का जो बहुत बड़ा ख़तरा था वो टल गया। तो मुल्क के अंदर जब आप किसी क्राइसिस का हल, और क्या है, क्या डंडा हल है? मैं डंडे को हल नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि डायलॉग हल है, मैं समझता हूँ इकट्ठे बैठना हल है, मैं समझता हूँ कंसेंसस हल है। ये जो डिक्टेटरशिप या जेलों में बंद करना या किसी को गद्दारी का इल्ज़ाम लाना या किसी की नाअहली, ये मामलात का हल नहीं है। क्या भुट्टो को फांसी दे के मामलात हल हो गए? आज तक पीपल्स पार्टी मौजूद है, आज तक उनका वोट बैंक मौजूद है, सिंध में 15 साल से उनकी हुकूमत है। तो इसी तरह क्या नून लीग के लीडर को जब जेल भेजा गया, क्या उसका वोट कम हुआ या बढ़ा? वोट बढ़ा। अब भी इमरान खान को जेल भेजने से उसका वोट कम नहीं होगा, वोट बढ़ेगा। ये तरीक़ेकार ही गलत है, ये तरीक़ेकार डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा, कोई भी दौर हो, नवाज़ शरीफ जेल में था तब भी मैंने आवाज़ उठाई थी, और जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ हो रही थी मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी। 2018 के इलेक्शन को गलत कहा था। मैं आज भी कहता हूँ ये सब कुछ गलत हो रहा है, करेक्शन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। करेक्शन की ज़रूरत है, ये सबसे अहम बात थी आपकी। शामी साहब, ये जो एक राय है कि 25 करोड़ आवाम को फ़ैसला करने दीजिए कि उनका महबूब कायद दुरुस्त कह रहा है या नहीं, और या ताकतवर हलकों से रजू करने दीजिए ताकि वो मकबूल तरीन और ताकतवर तय करें कि आगे क्या होना चाहिए, ये इस्तदलाल ज़्यादा बामानी है, या जो सुहेल साहब ने जहाँ बात ख़त्म की कि मिल बैठने में हल है, जैसे आइन मिल बैठ के आया था, जैसे तालिबान के मामले पे मिल बैठ के आपने एक इस्तदलाल के साथ एक लायामल इख्तियार किया था, आपकी इस पे क्या राय होगी? लोग सुनना चाहेंगे। देखें, जब मिल बैठकर बात करने की जाती है कि मिल बैठना चाहिए या मुफाहमत होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदर बांट हो जानी चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि जो रूल्स हैं गेम के, उस पर इत्तफाक होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। जो कवायद व ज़वाबित हैं इंतखाबात के, उन पर अमल होना चाहिए। अगर दुनिया की कौन सी जमहूरियत ऐसी है जिसमें हारने वाले जीतने वालों को तस्लीम ना करें और जीतने वाले हारने वालों को ज़िंदा रहने का मौका ना दें? तो हमें यानी एक वसी तर तनाजुर में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जमहूरियत जो है, इख्तदार लोगों के पास आता भी है, रुखसत भी होता है। असम्बली में हमारा दस्तूर जो है, कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत होती है वो हुकूमत बना लेता है, जिसकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो हमने यहाँ जो इख्तदार की जंग है, हम उसको क्यों मुग़लों के दौर में वापस ले गए? मुग़ल शहजादों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे को तय क्यों करना चाहते हैं? जमहूरियत, दस्तूर की हाकमियत, ये सारे जो तसव्वुरात हैं, जो सारी बातें होती हैं, बुनियादी बात यह है कि किसी यानी अगर ये किसी की जीत मुस्तकिल है ना किसी की हार मुस्तकिल है, वगरना तो आप एक ही बार इलेक्शन कराते हैं एक मुल्क में और फिर लोग हुक्मरान बन के बैठ जाते। हर 5 साल के बाद जब मौका देते हैं तो फिर इसको ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों बनाया जाए? ये बात जब तक नहीं समझी जाएगी हम मुश्किलात का शिकार रहेंगे। हम अपने अदारों को मौका देते रहेंगे, वो इंटरवीन करते रहेंगे, खुदा न खास्ता। हमारा ये अभी यासर साहब ने बात की है, दिसंबर 1971 क्या बताता है हमें?
पहला कंसेंसस हमारा 1956 में हुआ था दस्तूर पर। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों ने उसे तस्लीम किया था। उस दस्तूर को किसने तोड़ा? उस कंसेंसस को किसने तोड़ा? और उसके बाद दूसरा कंसेंसस नहीं हो सका, मुल्क टूट गया और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान मुत्तफिक नहीं हो सके। जब मशरकी पाकिस्तान, जब एक लीडर मेजॉरिटी लेके आया तो उसकी मेजॉरिटी क्यों तस्लीम नहीं की गई? उसको कैसे इनकार किया गया? तो देखिए ये सारी जितनी भी ये तमाशा जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो आप अदारे जो हैं जब इंटरवीन करते हैं, हमारी फ़ौज जब मदाखलत करती है, दस्तूर हमारे यहाँ इस वक्त हंगामा क्या है? एक सियासी जमात कहती है कि मैं फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत करूंगी, दूसरी कहती है मैं करूंगी, मगर ये नहीं कहते कि हम एक दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं, जिसको वो जिसके हक में राय देंगे वो हुकूमत करे, उसको हम तस्लीम करें। कोई आज यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो दूध का नहाया हुआ हो, और हमें बात वहाँ से शुरू करनी चाहिए, आज से, जहाँ हम खड़े हैं। हम तारीख को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और उसका हल यही है, जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे उस वक़्त तक हचकोले खाते रहेंगे, और ये फर्क कहाँ लेके जाएगा तमाशा हमें, और कठपुतलियों के साथ क्या होगा, और तमाशा करने वाले क्या करेंगे, और हम तमाशाई जो हैं हमारी क्या दुर्गत बनेगी। ये सारी बातें जो हैं हमारे सामने बार बार हो चुकी हैं। हबीब साहब, एक बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है, वो ये है कि जब भी कोई सियासी जमात इक़्तिदार में नहीं होती, जिद्दोजहद में होती है या मुतासरा होती है सूरत हाल से, तो उसे आइन भी मुक़द्दम दिखाई देता है, जमहूरियत भी इंतहाई मुक़द्दम दिखाई देती है, और उसकी सियासी जिद्दोजहद जो है वो नेल्सन मंडेला और चे गुवेरा जैसी जिद्दोजहद के मुतरादिफ हो जाती है। लेकिन फिर फ़ौरन लाडला बनते हुए चंद सेकंड्स ही लगते हैं कि वो जिद्दोजहद बह जाती है और आप लाडला बन जाते हैं। यानी पिछले 3 से 4 अदवार में हमने देखा कि लाडला बनाया गया, फिर उसकी परवरिश की गई, फिर उससे इक़्तिदार की मसनद पे बिठाया गया, फिर उसे निकाला गया, फिर नया लाडला। तो ये जो लाडला बनने की इच्छा और ख्वाहिश रहती है, और साथ अपोजिशन में आके आपको जमहूरियत और आइन की तकदीस का ख्याल आता है, वो सुहेल साहब के बकौल क्या ये खुला तजाद नहीं है? जामिद साहब, ये बात बताइएगा, अभी आपने भी तकरीबन उसी उन्वान के साथ या तकरीबन वही बात की जो भी यासिर पीरज़ादा साहब भी कह रहे थे कि मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारी कानून की और दस्तूर की तशरीह मुख्तलिफ होती है। ये बताइए कि मज़लूम का सहारा कौन होता है? मज़लूम का सहारा ही दस्तूर और कानून होता है। दस्तूर और कानून की दुहाई हमेशा मज़लूम देगा या वो शख्स देगा जो समझेगा कि ज़्यादती हुई है। वही मुद्दई बनेगा, वही अदालत को जाके कहेगा कि आप मेरे मसले को हल करें, वही पुलिस के सामने जाके दुहाई देगा, वही ताकतवर के सामने दुहाई देगा। तो लिहाजा इस बात को यूँ न बयान करें प्लीज़ कि जो जी कानून के बारे में हर वक्त एक ही राय होती है। भाई, कानून सहारा ही कमज़ोर का है। दूसरी बात यह है कि अभी शामी साहब ने भी बात की और सुहेल वड़ाई साहब ने भी कि मफाहमत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी मफाहमत की तफसीलात सुहेल साहब ने और शामी साहब ने बयान फरमाई, वो सब की सब बाद अज़ इलेक्शन है, कबल अज़ इलेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं था कि 4-6 लोग उठे और उन्होंने इकट्ठे बैठ के जनाब तय कर लिया मामला कि अच्छा पाकिस्तान जाके आइंदा हुकूमत मैं करूँगा, बाद में तुम करते रहना। ये मामला नहीं था, वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन के बाद तय होने वाला मामला था। जैसे 1973 का दस्तूर बना तो वो मुंतखब नुमाइंदे थे, वो कोई दस्तूरी कन्वेंशन नहीं हुआ था कि किसी ने बैठ के एक जलसा किया, कोई गोल में पार्टी बुला ली, कॉन्फ्रेंस बुला ली और उसमें फ़ैसला कर लिया। इसी तरह जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था, उसमें दस्तूर के टूटने का तासुर इसलिए पैदा हुआ था कि पहले इलेक्शन हो गया। इलेक्शन इसमें एक बुनियादी चीज़ है, अवाम की राय बुनियादी चीज़ है।
जब तक अवाम को इनका हक़ राय दही नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक ये जो कुछ भी सजा लिया जाए, खा वो बनामे मुफाहमत सजाया जाए, खा वो बनामे मुखासमत सजाया जाए, वो सब का सब महज एक तमाशा होगा, और वो भी कठपुतली का कि जिसकी डोरियां किसी और के हाथ में होती हैं। यहाँ पर मामला सिर्फ एक है, और इस पट्टी, जैसे शामी साहब ने कहा कि तारीख को आज से शुरू कर लें, चलिए आज से शुरू करते हैं। आज से आज ये किसका मौकिफ है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए? जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तकाजा करने वाले को उसका अंजाम जेल में हो, और जो कभी इलेक्शन ना करने के बहाने हमारे सामने चंद दिन पहले तक बना रहे थे, और उनको कहा जाए कि आप अपनी पार्टी का झंडा चाहे दिल चाहे तो मीनारे पाकिस्तान पे लगा लें या पाकिस्तान की बुलंद तरीन जगह पे लगा लें, और एक पार्टी के कारकुन को नारा लगाने के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ये बताइए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मकसद है, उसका तकाजा जो कर रहे हैं, हम सब का तकाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही है ना दस्तूर के मुताबिक। तो चलिए उस तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी बात ये जहाँ पे हम आ चुके हैं ना, हज़रत जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने, मैंने सुना कुछ लोगों से और कहीं पढ़ा कि उन्होंने अयूब खान को पैगाम भिजवाया था कि जनाब ये जो आप दस्तूर बनाने की मशक फरमा रहे हैं ना, इसमें बंगाल की तरफ से मुझे भी शामिल कर लें। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इस मशक, ये सोहरवर्दी साहब ने पैगाम भिजवाया, मैं इस मशक में शामिल ना हुआ तो जी मैं बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं मशकूक रिवायत है, हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये फिर आपका दस्तूर, आप बशर की पाकिस्तान से मामला तय नहीं कर सकेंगे। उसके बाद उनकी भांजी ने किताब भी लिखी, और उस किताब में ये बात बराह रास्त तो नहीं लिखी कि उन्होंने अयूब खान को पैगाम भिजवाया, लेकिन उन्होंने ये बताया, उस किताब में उन्होंने अपने जो खालाजाद के बारे में जो उन्होंने लिखी, उसमें ये ज़रूर बताया कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी क्या सोच रखते थे उस वक्त, और वो यही थी। खैर, जनरल अयूब खान ने ये पेशकश या ये तजवीज़ दोनों को रद्द कर दिया, और उन्होंने जो उसके बाद 1963 में जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी वफ़ात पा गए, तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी का कहा हुआ लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त निकला, क्योंकि उनके बाद फिर आपको जिस किस्म की क़यादत से वास्ता पड़ा वो शेख मुजीब थी। फिर शेख मुजीब के साथ आप रिकंसाइल नहीं कर सके, खा वो आपकी गलतियाँ थी या शेख साहब का सख्त रवैया था, जो कुछ भी था आप रिकंसाइल नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ किसी ना किसी भी, हम सब लोग इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के सभी फरीक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन के ज़रिए मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मुसावात में से, इस इक्वेशन में से मुझे डर ये है पाकिस्तानी सियासियात के एक तालिब इल्म के तौर पे कि खुदा न खास्ता इस इक्वेशन में से कोई एक उनसर कम हुआ तो उसके बाद शायद फिर इलेक्शन भी हमारे मसाइल का हल नहीं रहेगा। ये बहुत बड़े ख़दशे की जानिब आपने तवज्जो मबजूल करवाई है, जिसकी ज़मीनी हक़ाइक़ उसकी तस्दीक भी करते हैं। सोहेल साहब, क्या आप इस ऐसा ख़दशा आपको भी लाहक है जिसकी जानिब हबीब साहब ने तवज्जो मबजूल करवाई? एक, और दूसरा सवाल मेरा जुड़ा है 2018 से पहले जो साल डेट की मशक हमने बहैसियत सहाफ़ी देखी जनूबी पंजाब में, या प्राइवेट जेट की सूरत में जो लॉट लाई जाती थी, और जो सहूलियात तब एक शख्स को लाडला बनाने के लिए पेश की गई, उसी की रिकैप अब नहीं आपको दिखाई देती? क्या फ़र्क है 17 से 18 और 23 से 24 के इन दो अरसों के बीच? और पहला सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। ये देखें, एक तो हबीब अकरम साहब से कुछ चीज़ों पर मेरा इत्तेफाक है। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है, और मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग ने इस वक्त वही रवैया रखा जो इमरान खान ने रखा था, तो कल उन पे भी इल्ज़ाम आएगा कि ये भी उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट के फ़रीक बन के तहरीक इंसाफ को पीस रहे थे या उससे इंतकाम ले रहे थे।
तो मैं तो बड़ा इस बारे में वाज़ेह राय रखता हूँ। और दूसरी ये राय कि भाई क्या जो इलेक्शन है जैसे भी होंगे क्या वो काबिल कबूल होंगे। देखिए हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, मेरी होश में 77 से मैं देख रहा हूँ इलेक्शंस को। और प्रॉब्लम ये होती है कि इलेक्शन एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि जो इससे रह जाता है वो उसको बहुत नुकसान होता है। चुनांचे हमने देखा कि 1985 में पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर थी और जनरल ज़ियाउल हक बहुत अनपॉपुलर थे और उन्होंने वो पार्टी लेस इलेक्शन करवाए, लेकिन उसके नतीजे में एक नई लॉट जो है वो सामने आ गई और पीपल्स पार्टी को उस लॉट को हराना मुश्किल हो गया। तो इसलिए बुनियादी तौर पर हमने ये सीखा है तजर्बात से कि किसी भी पार्टी को इलेक्शन मिस नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने एक ज़माने में सिर्फ 17 सीटें ली, लेकिन अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी लेके जीत गए। हमने देखा कि नून लीग जो है एक ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में बहुत कम सीटें मिली, इसी तरह उनके साथ जो है उनके उम्मीदवार तोड़े गए, उनके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन फिर उससे अगले इलेक्शन में वो पंजाब से सीटें जीत गए। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को मैं तो यही मशवरा दे रहा हूँ कि जैसे भी हमारी ख्वाहिश के मुताबिक तो इलेक्शन होना मुमकिन है, हम तो फ्री एंड फेयर चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है सबके हाथ बंधे हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इसमें हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए। मेरी राय यह है कि जैसे भी इलेक्शन हो इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि 2018 में भी इसी तरह लाडला था, इसी तरह नून लीग के साथ ज़्यादती हुई थी, उस ज़माने में हमें सब नज़र आ रहा था। ये अलग बात है कि इस दफ़ा जो यूथ है और वो लोग जिनका पॉलिटिकल तजर्बा नहीं है, जिन्होंने ये सब कुछ पहली दफ़ा देखा है, वो इसके जो है विक्टिम बन रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है। वो भूल गए हैं कि पाकिस्तान में लेफ़्ट की मूवमेंट किस तरह क्रश हुई, लोगों को फांसियाँ मिली, लोगों को किस तरह से तबाह किया गया। वो भूल गए हैं कि पीपल्स पार्टी की जो मूवमेंट थी उसको कैसे तबाह किया गया, कितने लोग फांसी लगे, कितने लोग जो थे कोड़े लगे, कितने लोग शाही किले में इसी में रहे, कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ। वो लोग भूल गए हैं कि नून के साथ क्या क्या होता रहा। तो पाकिस्तान में यही कुछ होता रहा है। सवाल ये है कि सब इकट्ठे होकर इसको तब्दील करें। हाँ, आपस में लड़ें, लेकिन सिर्फ इलेक्शन में लड़ें, रूल्स ऑफ गेम्स पे ना लड़ें। रूल्स ऑफ गेम सब के लिए एक होने चाहिए। दुनिया भर में लोग आपस में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन रूल्स ऑफ गेम पर इत्तेफाक करते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की सर। एक बिल्कुल आप कीजिए। एक नुक्ता सर, एक अगर मैं अर्ज कर दूं, रूल्स ऑफ गेम सेट हों तो गेम का हुस्न बनता है। क्रिकेट में अगर रूल्स ऑफ गेम सेट हैं तो उसकी वजह से आप एक मैच से लुत्फानंदोज होते हैं। जब रूल्स ऑफ गेम सेट नहीं थे तो पुराने दौर में किसी ने छक्का लगाया इंग्लिश काउंटी में, तो जब तक वो बॉल उसको नहीं मिली तब तक वो रन्स लेते रहे। तो वो भी एक धांधली की सूरत है। जब रूल्स ऑफ गेम बने तो फिर मालूम हुआ कि 6 रन्स ही मिल सकते हैं या ओवर थ्रो के रन्स मिल सकते हैं। जो आप सवाल करना चाहते सुहेल साहब से। सुहेल भाई, मुझे आपकी बात से ये तासुर मिला है कि इलेक्शन जाली भी हो तो कबूल कर लेना चाहिए, और इस वक्त जो नौजवान बच्चों को उनके घरों से उठाया गया और जो लोगों के कारोबार तोड़े गए, पुलिस अब जो पुलिस को इस्तेमाल किया गया और पुलिस ने बाकायदा बाज़ लोग घरों में जाके वीडियोस भी हमने देखी कि उनको तोड़ा गया, उनको इस तरह बर्बाद किया कि जैसे किसी दुश्मन का घर होता है। तो ये है कि हम ये सारी चीज़ें इसलिए कबूल कर लें कि इससे पहले भी हुई थी। तो ये तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी साबका जुर्म को आज जस्टिफाई कर रहे हैं किसी नए शख्स के साथ जुर्म करके। देखिए जी, गुजारिश ये है कि या तो आप 9 मई को कामयाब बगावत कर लेते, या तो आप उस दिन तख्ता उलट देते। तो बहुत आला दलील है जी। ठीक है जी। तो आप उसके बाद जैसा असल में तो ख्वाब देखा ये था। देखे, या तो आप तख्ता उलट दें, सारी एस्टेब्लिशमेंट को हरा दें। जब तक आप हरा नहीं सकते तो फिर उनके साथ जिंदा रहना है ना। तो आप उनकी हर गलत बात पर आप कंडेम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मर जाएं,
क्या उसके बाद कुछ करें ही ना, सियासत भी ना करें, तरीके इंसाफ भी ख़त्म हो जाए, लोगों की ख्वाहिशात भी ख़त्म हो जाएं, लोग इलेक्शन भी ना लड़ें? ये तो कोई तरीका नहीं, ये तो खुदकुशी है। आप सियासी खुदकुशी की दावत तो ना दें, कम से कम लोगों को ज़िंदा रहने दें, वर्कर्स को ज़िंदा रहने दें, उनके लिए एक रास्ता, हम रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता है, ये नहीं है कि कोई ये आसान रास्ता है, ये आसान रास्ता नहीं है, एक बुरा रास्ता है लेकिन एक रास्ता है। ये शामी साहब, ये वाकई क्या यही रास्ता है? मैं यासिर साहब की जाने मैंने आना, उनके लिए खास सवाल मैंने छुपा के रखा हुआ है। यही रास्ता है, कोई औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की लड़ाई ना बनाए इसको। अगर आप यानी मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सी जमहूरियत है जहां फौजी तनसीबात पर हमले हों, जहां फौज को आप तहकीक करने की कोशिश करें, आप तालिबान को फॉलो करने की कोशिश करें, फिर जमहूरी हकूक़ की दुहाई भी दें। भाई जमहूरियत होनी चाहिए, आपके फ़राइज़ भी हैं, आपके हकूक़ भी हैं, अपने फ़राइज़ भी पूरे करें, फिर हकूक़ का मुतालबा भी करें। पीटीआई को मौका मिलना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने कानून को वायलेट किया है उनको उसका सामना भी करना चाहिए। तो बात यह है कि हम इस तरह, बिल्कुल सोहेल साहब एक ठीक बात कह रहे हैं कि प्रोसेस को चलने दें, आगे बढ़ने दें, और ये ना करें कि आपने एक दूसरे को तहकीक करना है। तहकीक करने से बात नहीं बनेगी, और ना जमहूरियत में कोई तहकीक होता है। तो जब तक आप ये बुनियादी सबक नहीं सीखेंगे और बुनियादी असूल की पैरवी नहीं करेंगे, खा कोई भी रहनुमा हो और कोई लीडर हो, उस वक्त तक आप जमहूरियत तो नहीं ला सकते, और जो कुछ भी ले आएँ वो ले आएँ। बिल्कुल ठीक। एक कंसेंसस तो हमारी इस डिस्कशन में वाज़े हो रहा है कि इलेक्शंस की मांग, चुनाव की मांग के ऊपर तमाम एनालिस्ट मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये समझते हैं कि बर वक्त होने चाहिए और यही वे फॉरवर्ड है। और दूसरा ये कि रूल्स ऑफ गेम भी सेट होने चाहिए। तीसरा नुक्ता ये हो रहा है कि जिसको अवाम मुंतखब करें उसे ही हमारा नेता होना चाहिए। मैंने जनाब यासिर साहब की खिदमत में एक दो सवाल रखने हैं। कुछ जो हमारे शुरका हैं इस वक्त, उनकी जानिब से एक दो छोटे छोटे सवाल हैं जो तमाम पैनलिस्ट की खिदमत में रखूँगा कि अगर इस वक्त जनाब इमरान ख़ान साहब को कोई एक मशवरा देना हो तो वो क्या हो सकता है, और दूसरा इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब कोई मशवरा सुनना चाहें तो वो क्या हो सकता है। वो सवाल पूछने से पहले एक और फ़िक्र अंगेज़ फैक्ट है जो इसी तबसरे और तज्ज़िये की रोशनी में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जो ये मौजूदा अहद या उसमें जो कुछ दरपेश है वो ज़्यादा हाईलाइट या ज़्यादा हमें तूफ़ान की सूरत में दिखाई देता है। वजह पाकिस्तान की आबादी का वो यूथ बल्ज है जिसको कैटर करने के लिए रिवायती सियासी जमातों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बर वक्त इक़दामात नहीं उठाए। वजह यह है कि बार बार हम इस इस्तदलाल को, दलील को पेश भी करें अपने तज्ज़ियों में कि जो आपके 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान में, उसमें जो 18 बरस से 45 बरस की ब्रैकेट बनती है वो 8 करोड़ 40 लाख बनती है, और उसमें से भी 30% वो वोटर है जो पिछले 3 बरसों में 18 बरस का हुआ है। तो लिहाजा ये जो 18 से 45 बरस का 8 करोड़ 40 लाख वोटर है, उसकी जो सियासी या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है या पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो पिछले 10-15 साल या 20 साल की ही बनती है। उसे शायद 88, 73, 63 या दीगर मामलात की उतनी समझ बूझ नहीं, और वजह यह है कि उसके सामने पिछले 15 बरसों में जो सियासी बयानियाँ जिस रहनुमा ने कामयाबी के साथ ज़्यादा तवातुर से पेश किया, वो आपको पसंद हो या ना हो, वो इमरान ख़ान है। चाहे उनका बयानिया दुरुस्त है या नहीं है, उन्होंने इस एज ब्रैकेट को 10-15 बरसों में जिस तरीके से कैटर किया, दैट इज़ अ सक्सेसफुल प्लॉय। उसके मुकाबले में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या JUI-FA या JI या रियासत उस हद तक मुतबादिल बयानियाँ लेकर आती हुई नाकाम दिखाई दी है। ये एक फैक्ट एंड फिगर पर मबनी मेरी एक राय थी जो आपके सामने रखनी लाजिम थी। वैसे एक महज एक ज़रा लाइटर नोट पे कि इमरान ख़ान को दाद देनी चाहिए
कि उनकी वजह से दस्तूर के भी नए मानी तलाश किए गए, लफ्ज़ों के भी नए मानी तलाश किए गए, 90 दिन के फ़ैसले भी, 90 दिन को भी दोबारा उनकी गिनती की गई, इद्दत के मामलात भी माशाअल्लाह दोबारा तय हो रहे हैं। यानी और उसके बाद अब तारीख़ भी खुद को नई तशरीहात, एक जुमला और ले लें फिर इसी तवातुर में खुद की नई तशरीहात करेगी। सुभान अल्लाह। इस तसलसल में एक जुमला और दे दें, उन्हीं की वजह से रुजू की गुंजाइश भी निकल रही है। इस पे भी दाद देना अब। तो जनाब यासिर पीरज़ादा साहब, आप अब किस नतीजे पर पहुंचे, और अगर आपको एक मशवरा जनाब इमरान खान साहब को इस वक्त देना हो तो वो क्या होगा? नहीं, मेरे मशवरे पे तो खैर उन्होंने नहीं चलना, और कोशिश बंदा कर सकता है। नहीं वो मतलब है कि उनको किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि एक दो फिर बातें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी हैं। हबीब अकरम साहब से मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन इख्तलाफ भी बहुत है। लेकिन वो कहते हैं ना, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। वाह। तो ये दस्तूर और आइन की खूबसूरत बातें, तशरीहात, ताबीरात, ये सारी हमें आज याद आ रही हैं 2023 में। इसी मुल्क में जो एक इलेक्शन हुआ जिसकी सोहेल राइस साहब ने जिक्र किया, जिसका उस मुल्क में एक सूबा है जिसका नाम है पंजाब। उस इलेक्शन में उस सूबे के जो नताइज थे उसके मुताबिक एक पार्टी अक्सरियत में थी, लेकिन क्या वो इक़्तिदार में आई? हाँ या ना आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। लेकिन उस वक़्त हमें आइन की ना कोई और तबीर, कोई और तशरीह, कोई और शिक पसंद थी। उस शिक के तहत जो अभी तक नामालूम है, वो अभी तक वो अभी नज़र नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर एक और हुकूमत बन गई। इतना बड़ा तोहफा उस दौर ने आपको दिया बुज़दार का, बस वही ना, आप जैसे नाशुक्रे हैं। यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हम नाशुक्रे हैं। और जब मजलूम ने दादरसी करनी होती है, जाके आइन कानून का दरवाज़ा खटकाना होता है, बिल्कुल खटकाना होता है। लेकिन आपने शुरू में जो एक बात की थी ना, दायरों का सफ़र, देखें, आप उस वक्त तक दायरों का सफ़र करते रहेंगे जब तक आप अपनी गलती से रुजू नहीं करेंगे, किसी पुराने इक़दामात पे ऐलान बरात नहीं करेंगे। ये बार बार जो हबीब अकरम साहब कह रहे हैं ना जी, पुरानी बातों को बुनियाद बनाकर नई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन आप किसी बात से ऐलान बरात तो करें, कहें तो सही कि हाँ ये गलत था, उससे पहले भी गलत हुआ, शेख मुजीब के साथ भी गलत हुआ, फिर मुशर्रफ दौर में भी फलां फलां लोग गलत, ये कहें तो सही ना। कुछ भी नहीं कहा। हाँ, जब हमारा हीरो जो है उस पर कोई नाजुक वक्त आ गया है, तो अब आइन की फलां शिक की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, अब आइन में तमाम इंसानी हकूक भी पामाल हो रहे हैं, अब ये भी हो रहा है, अब वो भी हो रहा है। और एक और बात आखिरी जो मैं आपसे कि हमने इससे निकलना कैसे, ये तो खैर अब आपने इसको टॉक शो ही बना दिया। हमारे पास आखिरी 10 मिनट ही हैं, बिल्कुल कंक्लूड कीजिए। शेख मुजीब की याद इसलिए बार बार आ रही क्योंकि हम दिसंबर के, मैं बदकिस्मत महीना ही कहता हूँ इसको, इसमें बैठे हैं कि जब जब गालबन 1954 में मशरकी बंगाल में पहली दफ़ा इलेक्शन हुए तो 227 सीटें जीती थी यूनाइटेड फ्रंट ने। उसके बाद जब सन 70 के इलेक्शन हुए तो सिवाय 2 में से सारी की सारी अवामी लीग ने जीती। उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया और लोगों ने, दुनिया ने उसको कबूल भी कर लिया, तो सिर्फ 1975 में जो बांग्लादेश में कू हुआ जिसमें शेख मुजीब समेत 16 लोग ख़ानदान के मारे गए, ठीक। और उसके बाद बांग्लादेश में बेतहाशा कू और काउंटर कूज हुए, लेकिन उस सब से बांग्लादेश ने निजात हासिल कर ली और आज बांग्लादेश जो है वो एक ट्रैक पे चल चुका है। अगर वो जो हमारा ही हिस्सा था, बल्कि हम इंडिया का हिस्सा थे, तो एक यूनाइटेड इंडिया था, अगर उसके 3 हिस्सों में से 2 हिस्से अपना काम और किबला दुरुस्त कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब ये है कि हम वही कुछ करें जो उन 2 हिस्सों ने किया, तो हमारी भी सिमत जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये वाकई काबिल तारीफ मशवरा। आखिरी 5 मिनट जनाब हबीब अकरम साहब, इस वक्त अगर आपको एक मशवरा देना हो जनाब नवाज शरीफ साहब को, तो वो क्या होगा? मुख्तसर ज़रा पैगाम, आप माइक ज़रा करीब करें ताकि पैगाम लोग भी सुन सकें। जनाब नवाज शरीफ साहब, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, इलेक्शन वगैरह का तकल्लुफ़ छोड़ें, सीधा इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ। जनाब शामी साहब, अगर इस वक्त आपको एक मशवरा जनाब इमरान खान साहब की खिदमत में पेश करना हो तो वो क्या होगा? देखें, मशवरे तो सुहेल वराई साहब और मैं उनको बहुत दे चुके जब वो इख्तिदार में थे। इसमें कोई शक नहीं, मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ। आप खुद भी मशवरे दे चुके, मगर मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब जो हैं जिस रास्ते पर हैं
वो दुरुस्त रास्ता है। उन्होंने अपना जानशीन नामजद कर दिया है, नया चेयरमैन मुंतखब हो चुका है पार्टी का और पार्टी इलेक्शन की तैयारी कर रही है, तो मेरा ख्याल उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इमरान खान साहब भी ये बात समझ चुके हैं। सुहेल वड़ाई साहब, ये अगर दायरों का ही सफ़र है तो नया लाडला कब बेगाना बनेगा? देखें, गुजारिश ये है कि एक जो आइन के तहत जो वज़ीर आज़म है उसकी तो स्पेस ही नहीं है इस वक्त। तो एक काकड़ की स्पेस है, एक नए काकड़ की। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से ये सेटअप चल सकेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब चूँकि पहले भी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो वो किस तरह से उस स्पेस को बहुत सुकेड़ा हुआ पाएंगे, तो किस तरह से वर्किंग कर सकेंगे, मुझे तो ये जो एक्सेस है ये समझ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में देखें, चूँकि सबसे आपने मशवरे लिए हैं, मैं भी बड़ा सरेआम मशवरा दे रहा हूँ कि जब तक पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे मियाँ साहब, पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, मईशत और ये सियासत का जो तनाव है, इस दोनों के लिए उन्हें ये एफर्ट करनी होगी। हम ये जो कहा जाता है कि मुक्तदरा से कहें जाके, मुक्तदरा से नहीं कहा जाता, अपने अवाम के जो लोग होते हैं, हम इमरान खान से कहेंगे, हम नवाज़ शरीफ से कहेंगे। इमरान खान से कहते हैं कि वो अपने ऐसे लोग सामने लाएं जो सुलह पसंदी के साथ मामलात को आगे चलाएं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने मखदूम अमीन फ़हीम को आगे कर दिया था, जिससे नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया था। तो आप भी अपना कोई लॉयलिस्ट जो है उसको आगे करें और मामला वक्त गुजारें। अल्टीमेटली आपको जो वक्त मिलेगा, फिर हमने देखा कि सबको दोबारा मौका मिलता है, उन्हें भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये मुज़ाकरा तो ऐसा मौजू ऐसा है कि कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, लेकिन मुझे बहैसियत मेज़बान या सहाफ़ी जब कभी भी ऐसे डिबेट को होस्ट करने का मौका मिलता है और तो वो जब किसी नतीजे पे ख़त्म ना हो, तो मैं जनाब अब्बास ताबिर साहब की एक गज़ल का सहारा लेते हुए प्रोग्राम ख़त्म कर देता हूँ। और उस गज़ल में एक उम्मीद भी है, एक पैगाम भी है और एक उनका अपना उसलूब भी है। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।